गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने बुद्धि का जो चैप्टर था वो कंप्लीट किया। उसका टॉपिक टेस्ट आपके ऐप में है। उस टॉपिक टेस्ट को आप कर दिए, नोट्स आपके ऐप में है, उनको पढ़ लीजिए। पेपर नज़दीक है, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका मोटिवेशन। आपके सिलेबस में ठीक है, आपके सिलेबस में दे रखा है मोटिवेशन, उसके टाइप, एजुकेशन, इंप्रेशन, मतलब प्रेरणा और उसके शैक्षिक निथाई क्या है, ये आपके सिलेबस में दे रखा है कि जो मोटिवेशन है उसके टाइप क्या है और शिक्षा में उसके किस प्रकार से उसकी भूमिका अपनाई जाती है। तो मोटिवेशन चैप्टर से मैं बता दूं, एक क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। हिंदी में कहते हैं मोटिवेशन या अभिप्रेरणा, इसको कहा जाता है। ठीक है, जल्दी आइए, देर मत कीजिए। ठीक है, तो मैंने कल एक बुद्धि का जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने अभी डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब अभिप्रेरणा का चालू करते हैं। तो अभिप्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नंबर का कभी कभी आ जाता है और एक दो क्वेश्चन काफी रिपीटेड होते हैं इसके। किसके? मोटिवेशन के। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है वो हम बताएंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो इसमें हमको जैसे जैसे परिभाषाएं आती, कथन आ सकते हैं। ठीक है, कथन आ सकते हैं। इसको चालू करते हैं। इसमें देखो ज्यादातर एक आता है मोसरो का आवश्यकता का सिद्धांत। वो काफी बार पूछा जाता है, एक प्रारंभिक है, वो मैं बताऊंगा। इसके अलावा इसमें कुछ आवृत्तियां पूछी जाती हैं। ठीक है, वो चीजें आती हैं। तो सभी पहले अभिप्रेरणा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा शब्द किससे बनता है, तो वो पता है मोटम कि सबसे उत्पत्ति हुई इसका मोटम। ठीक है, या इनसाइड ए एक्शन, इसका अर्थ होता है इनसाइड ए एक्शन, गति करना। अभिप्रेरणा का अर्थ होता है गति करना या इनसाइड ए एक्शन। ये किस शब्द से बना है? मोटम। किससे बना है? मोटम। किससे बना है ये क्वेश्चन? ठीक है, गति करना। अब गति करने को हम और विस्तार से अगर इसको पढ़ाया जाए तो मैंने कहा कर्म पैदा करना, उन्नति को कायम रखना, कार्य के नमूने को नियमित करना, दिशा दिशा देने का कार्य, ये चीजें मोटिवेशन में आती है। इसका जो शब्द है वो है गति करना, किसी चीज को गति गति देना। मोटिवेशन का नाम, किसी को मोटिवेशन करते तो उसके अंदर क्या उत्साह आता है, वो किसी भी कार्य करने की गति उसकी बढ़ जाती है। समझिए ये है। तो मैंने आपको पहले बताया है कि देखो कई लोग को काफी विस्तार से इसको समझाते हैं, तो विस्तार से समझाने के लिए टाइम चाहिए। जो बाल विकास है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, एक एक पॉइंट को समझाने में काफी एग्जाम्पल होते हैं। वो एग्जाम्पल मैं देख सकता हूँ, मगर टाइम काफी लग जाता है, उतना टाइम हमारे पास है नहीं। ठीक है, बाल विकास का ही अगर आपको बाल विकास काफी अच्छे से पढ़ना है तो आपको पता है 5-6 महीने का टाइम लग जाता है। उसमें अगर टीचिंग एप्टीट्यूड भी जोड़ो तो 2 महीने का टाइम और लगा, और आपका पूरा सिलेबस लगाओ तो कम से कम 10 या 12 महीने, 10 या 11 महीने चाहिए इसको बिल्कुल एक एक करके, एक एक एग्जाम्पल देके इसको समझाना। वो संभव है नहीं। हमने समझाया भी है, जो एक साल पहले जो कोचिंग की उनको तो एक एक चीज समझाया जाता है, एक एक पॉइंट, तो उस समय टाइम रहता है, टाइम कम है। तो जो जो मीन चीजें हैं वो हम आपको बताते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इतने एग्जाम्पल देना संभव नहीं है हर चीज के लिए। जो इंपॉर्टेंट है वही। अब कुछ कथन भी आ जाते हैं कभी कभी, पिछली बार 2-3 कथन आ गए थे पेपर में, इस बार कथन भी पढ़ाना पड़ रहे हैं। जैसे स्किनर ने कहा है विद्यालय के सीखने में अभिप्रेरणा का अर्थ अपेक्षित व्यवहार के लिए प्रोत्साहन करना, आरंभ करना, जारी रखना और दिशा प्रदान करना है। कॉन्सेप्ट वही है, उत्साह देना, उसके किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी गति को बल देना, उसी को क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। वुडवर्ड के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। गेस और अन्य के अनुसार अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है जो उसे विशेष प्रकार की क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है।
गुड, गुट ने क्या कहा है? गुस ने कहा है अभिप्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। जॉनसन ने अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलाप का प्रवाह है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करती है। पेयर, जॉन्स और सिम्पसन। सिम्पसन आपको पता है क्रियात्मक उद्देश्य के 6 उद्देश्य भी हैं इसने। अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें अधिगमन की आंतरिक शक्तियां और आवश्यकता उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। मोटिवेशन शब्द से उत्पत्ति हुई है जिसका मतलब होता है क्रिया करना। मोटिवेशन वो अवस्था है जो किसी आवश्यकता के कारण भीतर से संचालित होती है और उसे लक्ष्य हेतु निर्देशित करती है। तो मोटिवेशन की एक परीक्षा ये भी हो सकती है कि जो ये मोटिवेशन होता है ये अंदर से संचालित होती है। जैसे मैं न्यूनतम चालकता कहा था, आपको कहा था न्यूनतम चालकता का सिद्धांत बताया था मैंने कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अंदर से एक भूख की क्या होती है, एक चालकता की क्या होती है, उत्पन्न होती है। वो चालक क्या क्या होती है? मैंने कहा कि एक प्रकार से अभिप्रेरणा होती है उस लक्ष्य को पाने के लिए। जब तक वो लक्ष्य पाया नहीं जाता वो भूख भी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। एक और अन्य परिभाषा है इसकी, मॉर्गन किंगडन। इसने कहा अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक और कर्षण बल से आता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को नियंत्रित ले जाता है। अब इसमें 2 चीजें आती है, प्रेरक और उद्दीपन क्या होता है। ये शब्द बहुत पूछा जाता है, प्रेरक क्या है, उद्दीपन क्या है। उद्दीपन मैंने आपको अधिगमन के सिद्धांत में बताया था। उद्दीपन माने जिस चीज को हमको पाना है, जिस चीज को हमको पाना है। जैसे मैंने कहा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत बताया था, आर सिद्धांत बताया था या SR सिद्धांत बताया था। तो जब उद्दीपन होता है तभी अनुक्रिया होती है, थॉर्नाइट का नियम है। तो प्रेरक क्या है? ऐसी कोई भी वस्तु या परिस्थिति या व्यक्ति या स्थान जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, हमारे व्यवहार को प्रभावित करने वाली, माने जिसको देख के या जिसको माने कोई भी वस्तु हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको देख के या उसको माने जो हमारे सामने होते हैं तो हमारा व्यवहार ऑटोमेटिकली चेंज होता है, उसको कहते हैं प्रेरक। और उद्दीपन माने वो वस्तु, उद्दीपन माने वो निश्चित प्रेरक। उद्दीपन एक प्रकार से जो प्रेरक है वो उद्दीपन ही है एक प्रकार से, मगर उद्दीपन हम विस्तार व्यापक रूप में लेते हैं और प्रेरक एक सीमित रूप से। उद्दीपन 2 प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक और स्वाभाविक। तो मैंने स्वाभाविक और स्वाभाविक का नियम भी बताए थे, कुत्ते की रार पे बताया था। पावे का और स्वाभाविकता का नियम बताया था। पावे का नियम है ना जिसमें कुत्ते की रार आती है, स्वाभाविक और स्वाभाविक। तो वहां में बताया था कि स्वाभाविक उद्दीपन भोजन था और स्वाभाविक उद्दीपन क्या था, घंटी थी, बताया था आपको। तो उद्दीपन 2 प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक उद्दीपन और अस्वाभाविक उद्दीपन। पुनर्वरण वो उद्दीपन जो क्रिया समाप्ति पर मिलता है। शाबाशी, ये आपको पता ही है, जब आपके लक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभिप्रेरणा के स्रोत। तो अभिप्रेरणा के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? आवश्यकता की आवश्यकता होती है, नेसेसरी। जब आपको किसी चीज की जरूरत होगी तभी आपके अंदर वो चीज, उस चीज को पाने के लिए प्रेरणा या प्रेरित किया जाएगा। तो सबसे पहला जो स्रोत होता है वो होता है आवश्यकता। क्या होती है? आवश्यकता। आवश्यकता में कमी वृद्धि प्रेरणा को। दूसरा होता है चालकता। चालकता मैंने अभी बताया, भूख, किसी भी चीज को पाने की भूख, चालकता। पहला आवश्यकता, दूसरा चालकता। ठीक है, चालकता शब्द का सबसे प्रयोग वुडवर्ड ने किया था। चालकता माने जो आपको कोई चीज होती है तो आपको उसको पाने के लिए आपके अंदर एक प्रकार से एक इमोशन, एक मोटिव, एक इमोशन माने एक भावना उत्पन्न होती है कि उसको कैसे पाया जाए। एक अंदर से आपकी बेचैनी पैदा होती है, उसको चालकता कहते हैं। ठीक है, अन्य नाम है अनुरोध और प्ररोधन चालकता का। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वुडवर्ड ने किया था। किसने किया था? वुडवर्ड ने किया था। तो पहला आवश्यकता,
दूसरा चालकता, तीसरा आपका उद्दीपन। उद्दीपन को प्रोत्साहन भी कह सकते हैं, लक्ष्य भी कह सकते हैं। तीनों में से कोई भी आएगा तो आंसर मानना है। पहला आवश्यकता, दूसरा चालकता, तीसरा लक्ष्य या उद्दीपन। आवश्यकता से चालकता की उत्पत्ति होती है और उद्दीपन से आवश्यकता की पूर्ति होती है। ये पॉइंट याद रखना। आवश्यकता से, देखो, आवश्यकता से चालक की उत्पत्ति होती है और उद्दीपन से आवश्यकता की पूर्ति होती है। उद्दीपन के मिलने पर चालकता शांत हो जाती है, जैसे भूख के लिए भोजन, प्यास के लिए पानी। ठीक है। प्रोत्साहन लक्षण भी दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। ये मैंने आपको वहां बता दिया था लर्निंग में, इसको ज्यादा नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो पहला मैंने कहा आवश्यकता, दूसरा चालकता, तीसरा लक्ष्य। ठीक है। चौथा होता है अभिप्रेरक। अभिप्रेरक क्या होता है? जो शक्ति व्यवहार का संचालन करती है उन्हें मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेरक या अभिप्रेरक कहा जाता है। जो शक्ति व्यवहार का संचालन करती है किसी उद्दीपन को पाने के लिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? एक प्रकार से अभिप्रेरण कहा जाता है। इसमें आवश्यकता, चालकता, उद्दीपन सभी आते हैं। तो अभिप्रेरण ये तीनों चीजें होती है। ठीक है। इसके तीन कार्य होते हैं, कार्य को आराम करना, कार्य को बनाए रखना और जब तक उद्देश्य की पूर्ति ना हो क्रियाओं को एक निश्चित दिशा में प्रदान करते रहना। तो इसका फॉर्मूला होता है M=N+D+I। N माने नीड, आवश्यकता, D माने चालकता, I माने लक्ष्य। ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये पेपर में, वैसे सिंपल पेपर में ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है आवश्यकता पहली सबसे चीज इंपॉर्टेंट है, दूसरी है चालकता, तीसरा है लक्ष्य और चौथा है अभिप्रेरणा या अभिप्रेरक। तो मोटिवेशन इज इक्वल टू नीड प्लस ड्राइव प्लस R&D। तीन चीजें याद रखना। ठीक है। प्रेरक प्राणी के भीतर की वो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशा है जो निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। गेट्स ने कहा है ये। ठीक है। तो मैंने कहा है कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन से हैं? आवश्यकता, वेरी इंपॉर्टेंट, चालकता, उद्दीपन। उद्दीपन की जगह पर अगर उद्दीपन नहीं आएगा तो यहाँ पे आपका लक्ष्य भी आ सकता है, प्रोत्साहन भी आ सकता है और लास्ट में आपका प्रेरक। तो ये चार प्रकार के आपके क्या है? आवश्यकता किसके? अभिप्रेरणा के चरण या स्रोत कह सकते हैं। आवश्यकता, चालन, उद्दीपन, प्रेरक। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि अभिप्रेरणा के चार स्रोत या चार स्टेप कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आवश्यकता होती है, फिर चालकता आपके अंदर उत्पन्न होती है, फिर उद्दीपन उस लक्ष्य को पाने के लिए होती है और फिर लास्ट में होता है प्रेरक। जब तक वो चीज पानी जाती तब तक आपको एक निश्चित दिशा में गति करने के लिए वो प्रेरित करता है। ठीक है। अब हम आते हैं प्रेरक पे। प्रेरक मतलब एक प्रकार से मोटिवेशन ही होता है। प्रेरक मतलब मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के जो आवश्यकताओं को प्रेरित करता है उसको प्रेरक कहा जाता है, मोटिवेशन कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। देखो, प्राइमरी मोटिवेशन क्या होता है और सेकेंडरी मोटिवेशन क्या होता है, ये कभी पूछा जाता है। तो प्राइमरी मोटिवेशन जब जाता है जो आपके अंदर से पैदा होती है और जाकर इसको व्यक्तिगत मोटिवेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत मोटिवेशन भी कहा जाता है। तो जो प्राइमरी मोटिवेशन होता है वो अनिवार्य आवश्यकताओं को प्रेरित करे और ये जन्मजात होता है और ऐसे आंतरिक या व्यक्तिगत मोटिवेशन भी कहा जाता है। सेकेंडरी मोटिवेशन जो बाहरी शारीरिक रूप से आती है, भारत प्रेरक भी कहा जाता है इसको। जैसे उपलब्धि हासिल करना, माने
ऐसा ऐसा मोटिवेशन जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जैसे भोजन है, पानी है, या कोई जॉब है, जिनके कई बच्चे जॉब के लिए करते हैं, तो भारी प्रेरक है वो चीजें, वो आंतरिक प्रेरक नहीं है, वो भारी प्रेरक है, मिटते ही शांत हो जाती है, तो उसको कहा जाता है द्वितीय प्रेरक। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं आंतरिक प्रेरक मानसिक रूप से होता है और भारी प्रेरक शारीरिक रूप से होता है। प्राइमरिक प्रेरक, प्राइमरिक मोटिवेशन मानसिक रूप से होता है, मेंटल रूप से होता है, आंतरिक रूप से होता है, और जो सेकेंडरी मोटिवेशन होता है वो फिजिकली रूप से होता है, फिजिकली जो आवश्यकताएं हैं उनको पाने के लिए होता है। तो पूछा जाएगा कि प्राइमरी मोटिवेशन आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से, ठीक है, और सेकेंडरी मोटिवेशन या बाहरी मोटिवेशन जो शारीरिक रूप की आवश्यकताएं होती है, जो शारीरिक रूप से आवश्यकताएं होती है। तो बाहरी पर अभी प्रेरणा से समझ गए, व्यक्ति स्वप्रेरित ना होकर किसी बाहरी व्यक्ति के प्रेरित करने के कार्य का शुरुआत करता है। देखो बाहरी प्रेरित में एक फिर से एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आंतरिक प्रेरण में आपको किसी की आवश्यकता नहीं होती है किसी चीज को करने के लिए, आपके अंदर जैसे अभी आईटी का फॉर्म है, टीचिंग का फॉर्म आए, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक आएगी भाई मुझे इसकी तैयारी करनी है, मुझे टीचर बनना है। तो एक प्रकार से आंतरिक प्रेरण आपके अंदर ऑटोमेटिक ही आया, ठीक है, स्वतः ही आया। और एक आपको किसी ने कहा यार आपको भी करनी चाहिए, आपको तैयारी करनी चाहिए, आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपका मोटिवेशन हाई कर दिया उसने, उत्साह दे दिया, तो एक प्रकार से क्या है, बाह्य प्रेरक है। क्या है वो? बाह्य प्रेरक है। आपको किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी बाह्य व्यक्ति के द्वारा प्रेरित किया गया उस चीज के लिए। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है इसका, ठीक है, ठीक है। अन्य प्रेरणा के वर्गीकरण जैसे मॉस्लो ने किया, उसने जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक कहा गया है। जो प्राइमरी मोटिवेशन है उसको इसने जन्मजात प्रेरक कहा है, और जो बाहरी मोटिवेशन है उसको इसने, या सेकेंडरी मोटिवेशन है उसको कहा है अर्जित प्रेरक। किसने? मॉस्लो ने। थॉमस ने स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक कहा है। देखो कॉन्सेप्ट वही है, प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिवेशन का, ठीक है। गेट ने इसको 3 भागों में बांटा है, जैविक और या दैनिक मोटिवेशन, सामाजिक मोटिवेशन, मनोवैज्ञानिक मोटिवेशन। 3 भागों में किसने बांटा है? गेजेट ने बांटा है। किसने बांटा है? गेजेट ने बांटा है इसको, ठीक है। तो आंतरिक और बाह्य प्रेरक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया तो हाथ खड़े कर सकते हो, आप हाई कर सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, इससे बता रहा हूँ कि मोटिवेशन 2 ही प्रकार के होते हैं हमेशा, एक प्राइमरी लेवल का, एक सेकेंडरी लेवल का। प्राइमरी लेवल का आंतरिक होता है और सेकेंडरी लेवल का हमेशा बाहरी होता है, ठीक है। आगे समझ में आगे आगे इंपॉर्टेंट चीज है, अब प्रेरणा सर्किल या मोटिवेशन सर्किल किसे कहा जाता है? तो जो इसके स्रोत मैंने आपको बताया उसी में घुसता रहता है। देखो सबसे पहले आवश्यकता होती है, आवश्यकता के अंदर आपकी एक भूख पैदा होती है, भूख को शांत करने के लिए आपको लक्ष्य को प्राप्ति करना होता है। जैसे आपको लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है, चालकता शांत हो जाती है, फिर दूसरी आवश्यकता होती है, फिर उस दूसरी आवश्यकता को पाने के लिए भूख पैदा होती है, फिर उस दूसरी आवश्यकता को आप प्राप्त, तो ऐसी आपकी जिंदगी चलती रहती है हमेशा। आपकी आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती है और कभी आपकी भूखे, आपको एक चीज आपने एक चीज पा दिया, फिर उसको आगे दूसरी भूख आपको बढ़ जाती है। जैसे आप टीचर बनिए, टीचर के बाद आपको गया मैं लेक्चर बन जाता, लेक्चर बनने के बाद आप कहेंगे मैं प्रिंसिपल बन जाता, प्रिंसिपल बनने के बाद आप कहेंगे मैं खंड शिक्षा अधिकारी बन जाता। तो आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती है, तो लक्ष्य भी कभी खत्म नहीं होता है और ये भूख भी कभी खत्म नहीं होता है। एक लक्ष्य को पाते हैं तो दूसरा लक्ष्य आपके सामने आ जाता है, दूसरी आवश्यकता आ जाता है। तो इस प्रकार ये चक्र घूमता रहता है। तो इसको कहते हैं चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र, चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र। और एक दूसरा चक्र होता है, वो होता है संज्ञात्मक अभिप्रेरण चक्र। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें संज्ञान आ जाता है, आपका कॉन्विट आ जाता है और कुछ नहीं होता है। संज्ञात्मक अभिप्रेरण चक्र में आवश्यकता होती है, चालक होती है, लक्ष्य होता है, उसके बाद संज्ञान आता है, फिर आप दूसरी चीजों को, संज्ञान का मतलब दूसरी चीजों को सोचते हो,
कि अब इसके बाद मुझे किसकी आवश्यकता है। तो संज्ञात्मक अभिप्रेरण चक्र में कुछ ही नहीं है, एक संज्ञात्मक शब्द अलग से आ जाता है, ठीक है। तो ये दो अभिप्रेरण के सर्किल है, ठीक है। तो ये आता है ना, ठीक है। अगर आता है अभिप्रेरणा के सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक आपके पास केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, वो थी अभिप्रेरणा के स्रोत। वो पेपर में काफी पूछे जाते हैं, कथन पूछे जाएंगे तो आ सकते हैं, ठीक है। और इसके प्रकार वो आपको लगभग याद ही हो गए होंगे, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है, उसको इतना टफ नहीं। अब आते हैं इसके सिद्धांतों में या इसके प्रवृत्ति पे। तो इसमें जो पहला सिद्धांत है आपका वो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, मूल प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने एटीट्यूड, ठीक है। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत अभिप्रेरणा का 1909 में विलियम जेम्स ने दिया था। इस कॉन्सेप्ट का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो विल्सन जेम्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जेम्स ने किया था। सबसे पहले जो ये प्रयोग किया था तो वो किया था आपका, इस शब्द का प्रयोग किया था विलियम जेम्स। मगर ये सिद्धांत दिया किसने? मैकडोनाल्ड ने दिया। अगर पूछा जाएगा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया तो आपका आंसर हमेशा मैकडोनाल्ड आना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है, इससे बता रहा हूं, हमेशा आंसर क्या आना चाहिए? मैकडोनाल्ड। अगर प्रकृति चेंज हो गई, अगर पूछा जाएगा कि मूल प्रवृत्ति का कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम किसने प्रयोग में लाया था तो तब आंसर आपका विलियम जेम्स होगा, नहीं तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा? मैकडोनाल्ड होगा, मैकडोनाल्ड होगा। हमेशा आंसर क्या होगा? मैकडोनाल्ड होगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब इसने क्या कहा? इसने जो मोटिवेशन कहा है कि इसने कहा कि सभी प्राणियों में जो मूल प्रवृत्ति होती है वो जन्मजात होती है। मैक्स मूलर ने क्या कहा? जो मूल प्रवृत्ति होती है वो हमेशा जन्मजात होती है और यही प्रेरक, इसी को मोटिवेशन कहा जाता है। मैकडोनाल्ड ने इसी को प्रेरक कहा गया है, ठीक है। मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं? वे प्रवृत्ति जो जन्मजात पाई जाती है, जो स्वाभाविक रूप से सभी में लगभग समान होती है। भाव, एटीट्यूड, वातावरण में किसी भी वस्तु या किसी भी स्थिति के प्रति जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उस ज्ञान के फलस्वरूप उस वस्तु की स्थिति के प्रति जो विचार हमारे मन में बनते हैं, उन विचारों को महसूस किया जाता है, उसी को भाव कहा जाता है। हम कहते हैं कि यार उसके प्रति हमारे भाव क्या है, या उस वस्तु के प्रति हमारे भाव क्या है। भाव का मतलब भावना, क्या? भावना, अट्रैक्शन। तो किसी भी वस्तु के बारे में जो हमारे आते हैं। दूसरा आता है मोटिवेशन। देखो भावना अलग है, मोटिवेशन अलग है। इमोशनल एक होता है आपका भाव और एक होता है इमोशनल। भावनाओं या मूल प्रवृत्ति के व्यवहारिक पहलू को मोटिवेशन कहा जाता है। मोटिवेशन बुद्धि का भी मैंने अभी बताया आपको। मोटिवेशन इंटेलिजेंट क्या होती है? स्वयं की भावना को जाना, दूसरे की भावनाओं को जाना, उनको कंट्रोल करना, इसी को मोटिवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोटिवेशन कहा, ये इमोशनल इंटेलिजेंट कहा जाता है। सॉरी, क्या कहा जाता है? मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, मूल प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, मूल प्रवृत्ति की मात्रा सभी में समान नहीं होती है, मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती है। मूल प्रवृत्ति के 3 तत्व होते हैं: सामान्य उद्दीपना, क्रिया और लक्ष्य निर्देशन। हमेशा याद रखना, मूल प्रवृत्ति के 3 तत्व होते हैं: सामान्य उत्तेजन, क्रिया और लक्ष्य निर्देशन। अब इसमें टफ क्वेश्चन कौन से आते हैं? टफ क्वेश्चन आते हैं ये संवेग, हमको इमोशनल दे रखा है, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है, ठीक है। जैसे हमको डर लगती है, डर एक भावना है, भय, तो उसका मूल प्रवृत्ति क्या है? हम भाग जाते हैं। हम क्या करते थे? भाग जाते हैं। जब भी हमको कोई चीज हमको डरा जाती है तो हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है? मूल प्रवृत्ति है। क्या है? मूल प्रवृत्ति है। घृणा, तो घृणा को हम अप्रियता या घिसन कहा जाता है। मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर क्या आती है? विकर्षण की आती है। करुणा, जब हम किसी चीज के लिए इमोशनल होते हैं, आंसू निकलते हैं, तो हमको यह तो उस पर दया आती रहती है या हम सहन गति में जाते हैं, ठीक है।
आशय, कोई भी चीज हमको आश्चर्यचकित करती है तो मूल प्रवृत्ति क्या है? जिज्ञासा, हमको उस चीज को जानने की इच्छा होती है कि हम एकदम आश्चर्यचकित हो गए। तो आश्चर्यचकित होने माने वो चीजें, हम उस चीज के बारे में हमको नहीं पता, अब हमारे अंदर जिज्ञासा होता है। मूल प्रवृत्ति क्या है? जिज्ञासा। आत्म अभिमान, आत्म परीक्षण और गौरव, भूख, भूख की खोज, रचना भूति, सृजनात्मक, क्रोध की मूल प्रति होती है रुजुता, वात्सल्य संतान की कामना करना, कामुकता काम करना, आत्महीनता स्वयं को नापसंद, एकाकीपन सामूहिकता का अभाव, स्वामित्व संग्रहण या संचय, आमोद हास्य। तो ये कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इस इमोशनल की मूल प्रवृत्ति क्या है? ये सब मैक्स मूलर ने दी है। किसने दिए? मैक्स मूलर ने। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहां पे ये क्वेश्चन हो भी नहीं पाता है। अगर हमको पता है कि इमोशनल दे रखा है तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या हो सकती है वो हम सोच के भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है, देखो मैक्स मूलर ने कोई कथन दे रखा है, इन मूल प्रवृत्तियों का सकारात्मक प्रयोग करके बच्चे को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। क्यों? हमारे शरीर में शिक्षा से संबंधित भी है। तो हम जो सकारात्मक, जो मूल प्रवृत्तियों के सकारात्मक रूप हैं उनके प्रयोग करके बच्चे को मोटिवेशन कर सकते हैं। पहले अब पूछा जाता है पहले मूल प्रवृत्ति आती है या इमोशनल आते हैं, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पहले हमेशा इमोशनल आते हैं, उसके बाद मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर आती है। तो पहले क्या आता है? इमोशनल आता है, संवेग आता है, उसके बाद मूल प्रवृत्ति आती है। मैक्स मूलर भय को सबसे महत्वपूर्ण संवेग मानता है। अब पूछा जाएगा मैक्स मूलर ने सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनल किसको माना है? भय को। और इसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है? पलायन, भाग जाना। ठीक है, अमोदा नाम का संवेग केवल मनुष्य में पाया जाता है, मनुष्य में नहीं पाया जाता है, हमेशा रहता है। हास्य, हंसता केवल मनुष्य है, कभी जानवर हंसता नहीं है, यहाँ तक ना, रोता है मगर हंसता नहीं है कभी। उपलब्धि अभिप्रेरण का सिद्धांत, दूसरा आता है उपलब्धि। देखो यहां तक आपको मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है जो मैक्स मूलर ने दिया है आपको, तो इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको करने हैं। दूसरा है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत 1961 में दिया है। यह दिया है मैक्स वेलीलैंड और एडकिसन ने। इन दोनों ने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने दो प्रकार के अभिप्रेरणा बताए हैं, प्रेरक बताए हैं। किसने? इन्होंने। एक तो बताया है सफलता प्राप्ति का मोटिवेशन, असफलता से बचने के लिए मोटिवेशन। दो प्रकार के प्राणियों में प्रेरक होते हैं, एक होते हैं सफलता प्राप्त करने के प्रेरक और एक होते हैं असफलता प्राप्त करने के प्रेरक। ठीक है, इन दो परिस्थितियों में उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे इनको चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, इन दोनों की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार में जब हमारे पास सफलता के प्रेरक हो या उससे बचने के लिए हम जो प्रेरक है, तो इस आधार पे चार परिस्थितियां बताएगी। सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग, असफलता से बचने के लिए प्रेरक अधिकता होनी चाहिए, दोनों का अभाव चिंता मुक्त होना चाहिए, दोनों के लिए अधिकता चिंतित होनी चाहिए। उपलब्धि प्रेरणा से तात्पर्य श्रेष्ठता से विशेष स्तर की ओर प्राप्त करना है। तो उपलब्धि प्रेरणा किसे कहते हैं? श्रेष्ठता से विशेष स्तर की ओर प्राप्त करने को कहते हैं। उपलब्धि में प्रेरणा में व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान, सफलता, आदर, प्रेम, सुरक्षा, भूख, प्रयास आदि महत्वपूर्ण होता है। उपलब्धि की चाहत में व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और व्यक्ति वहां तक पहुंचने की चाहत लगता है जहां तक प्रयासों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। कहां तक? तो इसने कहा है कि जो सफलता अगर हमको प्राप्त करनी है तो व्यक्ति को मोटिवेशन करना है। क्या करना है? मोटिवेशन कि वो लक्ष्य को प्राप्त कर ले। और दूसरा है कि अगर सफलता प्राप्त ना कर, अगर हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं पहुंच सकते हैं तो उस लक्ष्य के समीप तक पहुंच सकते हैं, इसके लिए मोटिवेशन। जैसे क्रिकेट मैच में है, 3-3 ढाई स्कोर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? स्कोर हो जाते हैं। दूसरी टीम को लगता है कि इतने स्कोर नहीं बना सकते हैं,
मगर उसके जो कोच होते हैं या मोटिवेशन वाले हैं वो उसको कहते हैं कि आप प्रयास करो, उस लक्ष्य के जितने करीब पहुंच सकते पहुंचो। असफलता आपको मिले कोई बात नहीं, मगर आप उसके नजदीक पहुंचो। तो ऐसा मोटिवेशन करते हैं कि पता तो है कि मैं लक्ष्य तक प्राप्त नहीं हो सकता है, मगर वो कहता है 1% चांस है कि आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, तो आपको वो प्रयास करना चाहिए, आपको उसके समीप तक पहुंचना चाहिए। तो ये है असफलता से बचने के प्रेरक। पता है कि असफलता मैंने ये चीजें ये लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते, मगर हमको इस प्रकार से बच्चों को प्रेरित करना है कि आपके पास 1% भाग है, वो 1% के लिए आप जी जान चला दो, कहीं आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाए या आप उसके बहुत समीप आप जाओ। तो ये होता है असफलता से बचने के प्रेरक, जो किसने दिया? मैक्सवेल और एटकिंसन ने दिए थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता है वह है मोसलो का आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। ये काफी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मोसलो का आवश्यकता का अनुक्रम का सिद्धांत। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कई बार ये पेपर में पूछा गया है। क्या है? पूछा गया है। तो मोसलो, अब्राहम मोसलो ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन, पुस्तक भी याद रखना इसकी, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। आवश्यकता का सिद्धांत भी याद कर सकते हैं, या आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत इसका पूरा नाम है। आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत दिया था, एक प्रारंभिक के रूप में दिया था, ऐसे में एक प्रारंभिक के रूप में दिया था। किसने? मोसलो ने। कब दिया था? 1954 में दिया था। कब दिया था? 1954 में ये दिया था। इन्होंने कहा कि आवश्यकताओं का एक निश्चित क्रम होता है। क्या होता है? आवश्यकताओं का एक निश्चित क्रम होता है और संपूर्ण मानवीय जीवन आवश्यकताओं के संख्या 5 बताई। इसने कहा है कि आवश्यकताओं की जो सीमा है वो 5 है। ठीक है, आवश्यकताओं की सीमा कितनी है? 5 है। तो इसने कहा कि एक निश्चित क्रम होती है आवश्यकताओं का। निश्चित क्या क्या होती है? एक क्रम होता है आवश्यकताओं का, एक निश्चित क्रम होता है आवश्यकताओं का। तो ये 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले होती है शारीरिक आवश्यकता। तो सबसे पहले कौन सी आवश्यकता होती है? शारीरिक आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको फिजिकली आवश्यकता होती है, किसी भी चीज के हो, आपका स्वास्थ्य सही होना चाहिए, आपको जैसे भूख है, प्यास है, ये चीजें क्या है? शारीरिक आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको शारीरिक आवश्यकता होती है। जब आपकी शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाती है, फिर आप ऊपर जाते हो, आपको अब सुरक्षा की, जब आपके पास सब चीज मिल जाता है, मकान मिल जाता है, आपके पास खाना मिल जाता है, फिर आपको सुरक्षा की भावना आती है कि मैंने इन चीजों को किस प्रकार से बचाना है। तो दूसरा जो स्टेप आता है वो सुरक्षा की आवश्यकता आती है। जब सुरक्षा भी पूरा हो जाता है, फिर आपकी आती है मानसिक आवश्यकताएं, जैसे सामाजिक समाज, परिवार, आत्मीयता, स्नेह, ये चीजें आपके आवश्यकता हो जाती है। क्या आवश्यकता होती है? जब ये हो जाती है, फिर आपका और स्टेप होता है, वो होती है सम्मान। अब सामाजिक सम्मान चाहिए आपको, आपको समाज में एक विशिष्ट स्थान चाहिए। क्या चाहिए? विशिष्ट स्थान चाहिए। जब वो भी पूरा हो जाता है, तो फिर आपकी आत्मसिद्धि हो जाती है। अब आप संन्यास ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो। जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो, फिर आपको ये चीजें नहीं लगती है। तो इसने कहा कि मनुष्य की 5 आवश्यकता होती जो एक निश्चित क्रम में बढ़ती रहती है। सबसे पहले उसको शारीरिक आवश्यकता की आवश्यकता होती है। जब वो पूरी हो जाती है, फिर उसको सुरक्षा आवश्यकता की, जब वो पूरी हो जाती है तो मानसिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, फिर सामाजिक और लास्ट में आत्मसिद्धि। तो अंतिम में आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। इसी वजह से इसके सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। मोसलो का आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। पूछा जाता है आत्मसिद्धि का सिद्धांत किसे कहते हैं या किसने दिया, तो मोसलो का नाम आता है। ठीक है, क्योंकि इसने, अब देखो इसने ये किस चीज पे दिया, देखो पहले मैंने बताया आवश्यकता का अनुक्रम का सिद्धांत मोसलो का। दूसरा नाम इसका क्या है? लास्ट आवश्यकता किसकी होती है? आत्मसिद्धि की। तो इसको आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अलावा अब इसने एक त्रिभुज बताया। क्या बताया? त्रिभुज। तो इसको त्रिभुज सिद्धांत भी कहते हैं या ट्रायंगल सिद्धांत भी कहते हैं, कि एक त्रिभुज के आधार पर इसने 5 आवश्यकताओं को बताया। तो त्रिभुज या ट्रायंगल थ्योरी भी कहते हैं इसको।
ट्रायंगल थ्योरी भी कहते हैं किसको, मोसलो के आवश्यकता के सिद्धांत को। दूसरी देखो, मांग है फिर उसकी पूर्ति है, पहले उसको शारीरिक आवश्यकताओं की मांग थी, फिर उसकी पूर्ति हुई, फिर सुरक्षा आवश्यकताओं की मांग हुई, फिर उसकी पूर्ति हुई, फिर मानसिक आवश्यकताओं की मांग हुई, उसकी पूर्ति हुई, फिर सामाजिक सम्मान की मांग हुई, उसकी पूर्ति, फिर आत्मसिद्धि। तो इसका दूसरा सिद्धांत का नाम क्या है, पूर्ति और मांग और पूर्ति का सिद्धांत, और पूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। तो इसके कई सिद्धांतों के नाम है, तो आप इनसे याद कर सकते। मूल जो इसका सिद्धांत है वो है आवश्यकता, ये आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत, अनुक्रम का सिद्धांत। दूसरा आत्मसिद्धि का सिद्धांत, ट्रायंगल थ्योरी या त्रिभुज सिद्धांत, या मांग और पूर्ति का सिद्धांत, मांग और पूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, कि मोसलो का जो आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत है वो क्या है, इसके नाम, और इसमें कितने चरण की आवश्यकताएं होती है जो निश्चित क्रम में बढ़ती रहती है, लास्ट में क्या होती है, आत्मसिद्धि होती है। ठीक है, इसको ज्यादा नहीं मानेगा, ज्यादा टाइम देंगे नहीं, लीजिए, तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आत्मसिद्धि का ये मैंने बता दिया आपको। अब प्रेरित करने के उपाय, प्रशंसा, निंदा, सफलता का अभ्यास, असफलता का भय, उचित शिक्षण विधि, पुनर्वहन सहायक सामग्री। मनोविश्लेषण सिद्धांत मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था, फ्रायड का ईगो, सुपर ईगो, ये पता है व्यक्तित्व के सिद्धांत में पढ़ाया था, वही चीज यहाँ भी है, अचेतन मन और वो चीज, तो मैं बात वो नहीं बताऊंगा। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत मैंने आपको व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के चैप्टर में विस्तार से बताया था, काफी इंपॉर्टेंट बताया था, जिसमें ईगो और सुपर ईगो की बात बताई थी। तो इसमें थोड़ा सा पता है, फ्रायड ने दिया, इस सिद्धांत के अनुसार अचेतन मन में दमित इच्छाएं माने जो इच्छाएं ही व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। जो हमारी चीजें, जो हमको आवश्यकता होती है, क्या होती है, आवश्यकता होती है, और वो हम जारी नहीं करते, मगर हमको हमेशा वो चीज चाहिए होती है, वही उसको क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। फ्रायड ने दो मूल प्रवृत्ति बताए हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो पूछा जाएगा जीवन मूल प्रवृत्ति, और कहीं आप उसको मैक्स मूरा मत करना, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। मुख्य अभिप्रेरण किसने माना, व्यवहार का मुख्य अभिप्रेरण किसने माना, वो मेरा बताया फ्रायड, याद रखना। वहां मैक्स मूलर मत करना, मूल प्रवृत्ति सुन के आप मैक्स मूलर पे टिक मत करना, क्वेश्चन की प्रकृति पढ़ना कि जीवन मूलक प्रवृत्ति और मृत्यु मूलक प्रवृत्ति का व्यवहार का मुख्य अभिप्रेरण किसने माना है, वो माना है फ्रायड ने। किसने माना, फ्रायड ने माना है। अगला है संतुलन स्टैंड का सिद्धांत। ठीक है, ये दिया है का चैपर कोरर एपन ने। यह सिद्धांत असंतुलन की स्थिति में संतुलन बनाने पर बल देता है। असंतुलन की स्थिति में संतुलन बनाने के लिए जो मोटिवेशन काम करता है, उसी को इसने क्या कहा है, संतुलन धैर्य का सिद्धांत। ठीक है, ये चैपर कोरर एपन है, कभी कभी आ जाता है असंतुलन संतुलन का सिद्धांत किसने दिया, ये पेपर में पूछा जाता है कभी कभी, इतना आता नहीं, जो मेन है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगला है विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत। ये सोरेमन ने दिया है, सोरेमन और कॉर्बेट ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति में दो विरोधी भावनाएं कार्य करती हैं, प्रेरित करती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। तो ये दो विरोधी भावनाएं, तो पूछा जाएगा कि अब देखो विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत, तो किसी भी कार्य को करने के लिए एक प्रेरित होता है, वो ये सोचता है कि इस कार्य को करने से मुझे सुख की प्राप्ति होगी या दुख की प्राप्ति होगी। तो मोटिवेशन तो काम कर रहा है, मत दो विरोधी भावनाओं में कि इस कार्य को करने में मुझे सुख की प्राप्ति होगी या दुख की प्राप्ति होगी, या इस कार्य को अधिकता करने में या कम करने में क्या प्रभाव होता है। तो इसी को मोटिवेट क्या कहते हैं, विरोधी और अविरोधी भावना क्या।
तो ये हमारे सिद्धांत हुए, इसमें और कुछ नहीं आएगा, बाकी आपके कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मेन चीज फिर से याद कर लो, मोटिवेशन किस शब्द से बना है? मोटम से बना है, जिसका मतलब होता है गति करना। दूसरा इसका वर्गीकरण, मैंने कहा एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जन्मजात होता है, आंतरिक होता है, और सेकेंडरी आपकी बाह्य प्रेरक होता है, ये याद रखना। फिर अभिप्रेरणा के जो स्रोत होते हैं वो 4 बताए मैंने, आवश्यकता, चालकता, लक्ष्य और प्रेरक बताए। इसके अलावा इसके सिद्धांतों में याद रखना मोसलो का अनुक्रम का सिद्धांत और मैक्स मूलर का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। बाकी चीजों का तो कॉन्सेप्ट वाइज है, जैसे कॉन्सेप्ट वाइज है अधिगमन में प्रेरणा की भूमिका, व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक, रुचि जागृत करने में सहायक, अधिगमन तत्परता जागृत करने में सहायक, ध्यान केंद्रित करने में सहायक, अनुशासन में सहायक, मानसिक क्रियाओं के विकास में सहायक, लक्ष्य प्राप्ति और चरित्र निर्माण में सहायक। अभिप्रेरित करने के उपाय, रुचि, कंपटीशन, सामूहिक कार्य, रिफॉर्मेशन, पुनर्वरण, आवश्यकता और परिणाम का ज्ञान, सफलता ज्ञान, असफलता का भय, शिक्षण विधियों और ऑडियो विजुअल सामग्री। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट वाइज है। अभिप्रेरण व्यवहार की विशेषता, ध्यान केंद्रित करना, उत्सुकता, निरंतरता, आवश्यकता की पूर्ति, क्रिया केंद्रित प्रक्रिया, बेचैनी को दूर करना, शक्ति संसाधन। ये सेम ऑप्शन के हिसाब से आते हैं। अप्रेरणा के उत्तरदायी कारक हमेशा ये पूछे जाते हैं, उद्चेतना, आकांक्षा, प्रोत्साहन और धन और अनुशासन। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाएगा अभिप्रेरणा के उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, तो आपको हमेशा याद आना क्या होते हैं, उद्चेतना, आकांक्षा और उत्साह और ये चीजें। अगर अभिप्रेरणा में शिक्षक के कार्य, शिक्षक को चाहिए कि वो छात्र को अभिप्रेरित करने के लिए, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहन दे, उसे शिक्षण सामग्री के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, छात्रों में निहित गुणों की पहचान करना आवश्यक है। शिक्षक को चाहिए कि वो छात्रों को अभिप्रेरणा देते समय उनके व्यक्तित्व गुणों पर ध्यान दे। इसका मतलब होता है विभिन्न प्रकार के बालक। ठीक है, छात्रों में सामाजिक गुणों को विकसित कर उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर किया जा सकता है। शिक्षक छात्र को प्रेरणा देकर उनके व्यवहार को निर्देशित करता है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छात्रों को नियंत्रित प्रेरित किया जाना आवश्यकता है। छात्रों को मार्गदर्शन देकर उनके जीवन को लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। शिक्षक छात्रों की आवश्यकता को समझकर उन्हें उनकी पूर्ति हेतु प्रेरित कर सकता है। शिक्षक छात्रों में अभिप्रेरणा के द्वारा उद्चेतना करता है और उसमें शक्ति संचालन करता है और शक्ति की छात्रों में उत्साह बनता है। ठीक है, अभिप्रेरणा प्रदान करके छात्रों में रुचि विकसित किया जा सकता है। अभिप्रेरण व्यवहार के में अनुशासन का विकास होता है और अच्छी आदतों का विकास होता है। अभिप्रेरण के द्वारा छात्रों में ज्ञान की प्राप्ति और कौशल को सीखने की इच्छा उत्पन्न होती है। शिक्षक बालकों को चरित्र के निर्माण की शिक्षा अभिप्रेरणा के द्वारा दे सकता है। अभिप्रेरणा के शिक्षा में प्रयोग ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये पढ़ लेना, ये शैक्षिक निजता है। तो ये आपका मोटिवेशन का चैप्टर हो गया पूरा। ठीक है, तो मोटिवेशन के चैप्टर में मेन चीज मैंने आपको बता दी। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट वाइज है कि शिक्षा में अभिप्रेरणा का क्या उपयोग है, ये आप पढ़ लेना, नोट्स में है। ठीक है, बहुत ईजी भाषा में लिखा हुआ है। अभिप्रेरणा के शिक्षक के कार्य, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, आप सीखने में अभिप्रेरण की भूमिका, ये कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है। बहुत ईजी भाषा, देखो बुक की भाषा काफी हार्ड होती है, वो पढ़ी नहीं जाती है। उसके लिए पहले आपको पूरा आना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप बुक की भाषा पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो साहित्यिक भाषा होती है। यहाँ पे मैंने जो नोट्स दिए हैं ये बिल्कुल नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, जिनको टाइपिंग करके दिया गया है और बहुत ही सिंपल भाषा में आपको ये प्रोवाइड किया गया है। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने ये, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, बहुत ईजी भाषा में दिया। ठीक है, तो ये मोटिवेशन का चैप्टर खत्म हुआ है। इसका भी मैं टॉपिक टेस्ट ढा दूंगा। टॉपिक टेस्ट पक्का करो कि मैंने कहा ना मंडे से या मई से मैं इन टॉपिक टेस्टों को सॉल्व करना चालू कर लूंगा। ठीक है, उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सॉल्व नहीं किया, तो आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा, उस समय मैं इनके आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, और जो डाउट होंगे क्वेश्चनों में वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। टाइमिंग मैंने बता दिया, 9 से 10 बजे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का टाइम चलेगा
हमेशा याद रखना 9 से 10 बजे आपका टीचिंग का टाइम चलेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 भी हो सकती है, मगर 9 बजे आप रख देना, 9 से 10 बजे आपका टाइमिंग है। और जो रीजनिंग और जीएस का पार्ट है वो मंडे से शाम को 8 से 9 बजे चलेगा। मंडे को 8 से 9 बजे चलेगा रीजनिंग और जीएस का। जो इसका बाकी पार्ट है 20 नंबर का, उसकी क्लास है 8 से 9 चलेगी शाम को, ठीक है। तो सोमवार से या मंगल से 9 से 10 आपकी टीचिंग की क्लास चलेगी मॉर्निंग में, और शाम को जो रीजनिंग की क्लास है वो चलेगी आपकी 8 से 9, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो मुझे फ़ोन कर लेना या मैसेज कर लेना, ठीक है। धन्यवाद आपका।